Hi friends, my name is Shakti Singh. I welcome all of you to my YouTube channel Classic Classroom. दोस्तों आज के लेक्चर यानी कि वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस कि इंग्लिश में वाक्य लिखने का मूलभूत ढांचा क्या होता है कि एक वाक्य में वर्ड्स अकॉर्डिंग देयर फंक्शंस कैसे अरेंज किए जाते हैं। अगर कोई वर्ड फ्रेज या क्लोज वाक्य में सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है तो वाक्य में उसकी पोजीशन क्या होगी। क्या वो फ्रंट पोजीशन पे आएंगे, क्या वो मिड पोजीशन पे आएंगे या एंड पोजीशन पे आएंगे। इसी तरह कोई वर्ड या कोई फ्रेज वाक्य में वर्ब का रोल प्ले करे तो उसकी पोजीशन वाक्य में क्या होगी। क्या वो फ्रंट पोजीशन पे आएगी, मिड पोजीशन पे आएगी या एंड पोजीशन पे आएगी। और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का वाक्य में क्या पोजीशन होती है, यह सब आज हम पढ़ेंगे। लेकिन अपने आज के टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों हमारी पहली टर्म है सेंटेंस। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। सेकंड, विच मेक्स कंप्लीट सेंस। दोस्तों अगर मैं किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों के समूह को वाक्य कहना चाहूँ तो उसको दो शर्तें पूरी करनी होंगी। नंबर एक, उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना जरूरी है। दूसरा, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक कंप्लीट सेंस बनाता हो, यानी कि उसका कोई पूर्ण अर्थ निकलता हो। अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन दो शर्तों को पूरा करता है तो हम उसको वाक्य कह सकते हैं। दोस्तों इंग्लिश में हम सेंटेंस को दो हिस्सों में यानी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा सब्जेक्ट कहलाता है। द सब्जेक्ट इज व्हाट whom द सेंटेंस इज अबाउट। दोस्तों सब्जेक्ट वाक्य का वो हिस्सा होता है जिसके बारे में सेंटेंस बात करता है या जिसके बारे में सेंटेंस कुछ बताता है। जैसे कि राम प्लेज क्रिकेट, कि राम क्रिकेट खेलता है, तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है। इस वाक्य में हम राम के बारे में बात कर रहे हैं कि क्रिकेट कौन खेलता है, राम खेलता है। तो दोस्तों राम ही इस वाक्य का सब्जेक्ट हुआ। इसी तरह हमारा दूसरा सेंटेंस है द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स, कि माली पौधों को पानी देता है। तो यह वाक्य गार्डनर यानी कि माली के बारे में बात कर रहा है। तो इस वाक्य का सेंटेंस माली यानी कि गार्डनर हुआ। वाक्य का दूसरा हिस्सा प्रेडिकेट होता है। द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। दोस्तों वाक्य में प्रेडिकेट वो हिस्सा होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी देता है। अगर सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को निकाल दें तो बाकी जितना भी हिस्सा बच जाता है वो प्रेडिकेट कहलाता है और वही हिस्सा हमें सब्जेक्ट के बारे में
कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ नई इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि हमारा पहला वाक्य था राम प्लेज क्रिकेट, कि राम क्रिकेट खेलता है। तो दोस्तों इस वाक्य में सब्जेक्ट तो राम है, लेकिन यह वाक्य हमें राम के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है या क्या जानकारी दे रहा है। वो यह वाक्य हमें राम के बारे में बता रहा है कि राम क्रिकेट खेलता है, यानी कि प्लेज क्रिकेट। यह जो वाक्य का हिस्सा है यह हमें राम के बारे में जानकारी दे रहा है और यही वाक्य का प्रेडिकेट है। हमारा दूसरा वाक्य था द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स, कि माली पौधों को पानी देता है। इस वाक्य में सेंटेंस माली के बारे में बात कर रहा है, लेकिन माली के बारे में यह सेंटेंस क्या बता रहा है? वो यह बता रहा है कि माली पौधों को पानी देता है। यानी कि इस वाक्य में से अगर हम गार्डनर को निकाल दें तो जो बाकी हिस्सा बच गया वाटर्स द प्लांट्स, ये हिस्सा इस वाक्य का प्रेडिकेट है और यही हमें गार्डनर के बारे में कुछ जानकारी दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली टर्म की ओर, वो है वर्ब। ए वर्ब इज ए वर्ड which shows an action, a state and an event। दोस्तों वर्ब वाक्य का वो हिस्सा होती है जो किसी एक्शन, इवेंट या स्टेट को बताती है। एक्शन यानी कि वाक्य में कोई कार्य हो रहा है, वाक्य में होने वाले कार्य को दर्शाती है, या फिर वाक्य में किसी स्टेट यानी अवस्था को दर्शाती है, या वो वाक्य में होने वाली किसी घटना के बारे में बताती है, किसी इवेंट के बारे में बताती है। जैसे कि हमारा पहला वाक्य था राम प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पर राम क्या कार्य कर रहा है? वो खेलने का कार्य कर रहा है। तो प्ले जो वाक्य में वर्ड है ये इस वाक्य की वर्ब है। इसी तरह हमारा दूसरा वाक्य था द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स, कि माली पौधों को पानी देता है। तो इस वाक्य में पानी देने का काम हो रहा है। तो जो वर्ड वाटर्स है, जो वर्ब के रूप में यूज हुआ है, वही वाक्य का वर्ब है और उसका अर्थ यहाँ पर है पानी देना। ये दोनों ही वाक्यों में वर्ब एक्शन यानी कि कार्य को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं ये कहूँ कि राम इज इल, कि राम बीमार है, तो इस वाक्य में वर्ब इज है और यह किसी एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, लेकिन ये राम की अवस्था के बारे में बता रही है कि राम बीमार है। यहाँ पर वर्ब स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि अवस्था को बता रही है। इसी तरह हमारा एक और वाक्य है कि द स्काई टर्न्ड डार्क, कि आसमान काला हो गया। तो यहाँ पर वाक्य में जो वर्ब है टर्न, वो एक घटना को रिप्रेजेंट कर रही है, वो एक घटना को बता रही है। बादलों का आना और आसमान का काला होना एक घटना होती है कि आसमान में एक घटना हुई और उसके कारण जो आसमान है वो काला हो गया। तो यहाँ पर जो वर्ब टर्न है ये एक इवेंट को यानी कि घटना को दर्शा रही है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और वर्ब के बारे में आइडिया
हो गया होगा। और इन टॉपिक्स के ऊपर मैं पहले वीडियोज बना चुका हूँ, जिनमें आप इन टॉपिक के बारे में डिटेल में सीख सकते हैं। जिन दोस्तों को इन टॉपिक्स को डिटेल में जानना है वो हमारे पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस की ओर। आज हम देखेंगे कि इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखने का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। हमें यह सीखने को मिलेगा कि एक वाक्य लिखते हुए, यानी कि इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखते हुए उसमें वर्ड्स अकॉर्डिंग देयर फंक्शंस कैसे अरेंज किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए दोस्तों, इंग्लिश में वाक्य लिखने के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस होता है वो कुछ इस तरह का होता है, जिसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। वो वर्ड, फ्रेज या क्लोज जो वाक्य में सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद वर्ब या वर्ब फ्रेज आती है और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट को वाक्य में जोड़ते हैं। दोस्तों, यह तो हम पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब वाक्य का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। इनके बिना वाक्य नहीं बन सकता। लेकिन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट वाक्य का हिस्सा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम इसी लेक्चर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी हम वाक्य की तरह दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ये प्रेडिकेट का हिस्सा होते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम सिंबॉलिक वे में इस तरह दर्शा सकते हैं। और जो अरेंजमेंट हमने यहाँ दिखाई गई है, जिसके द्वारा एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को दर्शाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, उसे सिंटैक्स कहते हैं। चलिए एक बार हम सिंटैक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस। यह किसी वाक्य का अंदरूनी ढांचा होता है। वाक्य का अंदरूनी ढांचा वो होता है जो यह दर्शाता है कि वाक्य में वर्ड्स अकॉर्डिंग देयर फंक्शंस कैसे अरेंज किए गए हैं। दूसरा, इट डिस्क्राइब्स रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बाय विच वर्ड्स आर जॉइंड टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यह उन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब करता है जिसके द्वारा वर्ड्स को इस तरह जोड़ा जाता है ताकि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सके, यानी कि एक अर्थपूर्ण वाक्य बना सके। दोस्तों,
हमने पढ़ा है सब्जेक्ट और वर्ब वाक्य का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, लेकिन फिर भी वर्ब वाक्य का या सेंटेंस स्ट्रक्चर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारा सब्जेक्ट। यह मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम इंग्लिश में ऐसे वाक्य बना सकते हैं जो एक वर्ब के द्वारा बनाए जाते हैं और वो अपने आप में कंप्लीट होते हैं। ऐसे वाक्य को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। इन्हें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वही होता है जिससे हम बात कर रहे होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस आज्ञा यानी कि ऑर्डर, कमांड यानी कि आदेश या फिर रिक्वेस्ट को दर्शाने के लिए बनाए जाते हैं, और ऐसे वाक्य में हमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, और ऐसे वाक्य सिंगल एक वर्ब के द्वारा कंप्लीट किए जा सकते हैं। ऐसे वाक्य हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को अगर हम निकाल दें तो ऐसा कोई वाक्य नहीं होता या ऐसे सेंटेंसेस नहीं होते जो बिना सब्जेक्ट और वर्ब के बनाए जा सके। और वाक्य का तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। चलिए दोस्तों, यहाँ हमें समझ में आया होगा कि एक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें वर्ड्स अकॉर्डिंग देयर फंक्शंस कैसे अरेंज किए जाते हैं। अभी हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को जो हमने यहाँ डिस्कस किया है, इसको अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे ताकि हमें यह और अच्छी तरह से समझ में आए। दोस्तों, अब हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस को डिटेल में पढ़ते हैं और उसे और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश में एक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि उसमें सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद वर्ब आती है और लास्ट में हम कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट को वाक्य का हिस्सा बनाते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब वाक्य का इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं और इनके बिना वाक्य नहीं बनता, लेकिन कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट वाक्य का हिस्सा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम जिन सेंटेंसेस को एग्जाम्पल्स के तौर पे देखेंगे उनमें ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट नहीं होंगे। उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर या तो सिंगल वर्ब होगी या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगी। यह तभी पॉसिबल है जब वाक्यों में प्रयोग
की जाने वाली वर्ब्स इंट्रांसिटिव हों। इंट्रांसिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिन्हें अपना वाक्य कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। वो स्वयं ही अपने सेंटेंस का अर्थ यानी कि मीनिंग कंप्लीट कर देती हैं। तो अब हम जिन सेंटेंसेस को देखेंगे उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर या तो सिंगल वर्ब होगी या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगी। जो हमने पहले 3 सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं वो एक सिंगल वर्ब से बने हैं, इसलिए इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर वर्ब है। ये सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। जैसा कि हम जानते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और ये तब प्रयोग किए जाते हैं जब हमें किसी से प्रार्थना करनी हो यानी कि रिक्वेस्ट करनी हो, किसी को कमांड यानी कि आदेश देना हो या किसी को ऑर्डर या आज्ञा देनी हो। और क्योंकि जिन वर्ब से हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनाए हैं वो इंट्रांसिटिव हैं, तो उन वर्ब्स को अपना वाक्य कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं है। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस होने के कारण उनमें सब्जेक्ट भी नहीं आया है, तो एक सिंगल वर्ब ही पूरा सेंटेंस बना रही है और उसका अर्थ भी कंप्लीट है। जैसे कि हमारा पहला वाक्य है गो, जाओ। यहां पर हमने किसी को जाने का आदेश दिया है और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर वर्ब है। सेकंड रन, दौड़ो। यहां पर किसी को दौड़ने का आदेश दिया गया है और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर वर्ब है। थर्ड जो सेंटेंस है वो है स्टॉप, रुको। यहां पर किसी को रुकने का आदेश दिया गया है और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी वर्ब है। अगर दोस्तों हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो कि वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनमें सब्जेक्ट ऐड कर देते हैं तो फिर वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस ना होकर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जो किसी स्टेटमेंट को शो करते हैं। जिन सेंटेंसेस में कोई बात सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से कही गई होती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ डांस, नाचो, तो मैं किसी को नाचने का आदेश दे रहा हूँ। लेकिन मैं कहूँ यू डांस, तुम नाचते हो, तो यहाँ पर आदेश नहीं आया। हम उसको ये बता रहे हैं कि तुम नाचते हो, तुम्हें नाचना आता है, ठीक है, या तुम नाचना तुम्हारी आदत है। हम ऐसा कुछ उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और हम किसी को कहें लाफ, हंसो। अगर हम सिर्फ किसी को कहते हैं लाफ, हंसो, तो ये हम उसको हंसने का आदेश दे रहे हैं या आज्ञा दे रहे हैं। लेकिन मैं कहूँ कि यू लाफ, तुम हंसते हो, तो यहाँ पर हम किसी को आज्ञा नहीं दे रहे, किसी को हम आदेश नहीं दे रहे, हम उसको बता रहे हैं सिर्फ कि तुम हंसते हो। तो अब हम जिन सेंटेंसेस को देखेंगे वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है। हमारा फोर्थ जो सेंटेंस है वो है नो वन लाफ्ड, कोई नहीं हंसा था। तो नो वन इस वाक्य का सब्जेक्ट है और लाफ्ड उसकी वर्ब है।
तो इस सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसी तरह हमारा पांचवा सेंटेंस है, वो है नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ था। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट नथिंग है, हैपेंड उसकी वर्ब है, और इस वाक्य का सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। छठा जो हमारा वाक्य है वो है इट रेन्ड, बारिश हुई। इट इसका सब्जेक्ट है, रेन्ड उसका वर्ब है, और इस सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। दे स्विम, वे तैरते हैं। दे इसकी सेंटेंस की वर्ब सब्जेक्ट है, और स्विम इस सेंटेंस का वर्ब है। तो इस सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब हुआ। आठवां जो हमारा सेंटेंस है वो है ही स्नीज्ड, वह छींका। तो ही इस वाक्य का सब्जेक्ट है, स्नीज्ड इसकी वर्ब है, और इस वाक्य का सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। नाइन्थ जो हमारा सेंटेंस है वो है शी क्राइड, वो चिल्लाई। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट शी है, क्राइड इसकी वर्ब है, और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब हुआ। दोस्तों अभी हमने जो सीखा वो ये सीखा कि इंग्लिश में बिना ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस का सेंटेंस स्ट्रक्चर या तो सिंगल वर्ब या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब होती है, और जो वर्ब्स ऐसे सेंटेंसेस बनाती हैं वो इंट्रांसिटिव होती हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब्स को अपना सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं होती। दूसरी बात जो हमने देखी वो ये देखी कि इंग्लिश में एक सिंगल वर्ड से हम सेंटेंस बना सकते हैं। वो सेंटेंस इम्पेरेटिव होता है, और उसके अंदर जो वर्ड हमने प्रयोग किया है वो एक इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, और इंग्लिश में ये सबसे छोटा वाक्य होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को, और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी जानते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट क्या होता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द समवन समथिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ ए वर्ब। दोस्तों ऑब्जेक्ट वाक्य में आए उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि को कहते हैं जो वाक्य में आई वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है, अर्थात जिस पर वाक्य में आई वर्ब के कार्य का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों इंग्लिश में कुछ वर्ब्स होती हैं जो बिना ऑब्जेक्ट के अपना वाक्य कंप्लीट नहीं कर पाती, उन्हें ट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब्स को वाक्य का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। अगर हम ट्रांसिटिव वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगाते तो वाक्य अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता। चलिए इन्हीं बातों को हम एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमें वाक्य कंप्लीट करने के लिए वाक्य में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस यानी कि सिंटैक्स होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
यहाँ हमने कुछ सेंटेंसेज एग्जाम्पल्स के लिए लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल्स की ओर। हमारा पहला एग्जाम्पल है ही प्लेज फुटबॉल, कि वह फुटबॉल खेलता है। ही वाक्य का सब्जेक्ट है, प्लेज वाक्य की वर्ब है और फुटबॉल वाक्य का ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर या सिंटैक्स होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह हमारा दूसरा वाक्य है शी कट्स एन एप्पल, कि वह एक सेब काटती है। तो सी वाक्य का सब्जेक्ट है, कट्स वाक्य की वर्ब है एंड एप्पल वाक्य का ऑब्जेक्ट है। तो इसका भी सिंटेंस यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह हमारा तीसरा वाक्य है ही चीटेड हिज फ्रेंड्स, कि उसने अपने दोस्तों को धोखा दिया। ही वाक्य का सब्जेक्ट है, चीटेड वाक्य की वर्ब है, हिज फ्रेंड्स जो है वो वाक्य का ऑब्जेक्ट है। तो इसका भी सिंटैक्स यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह हमारा फोर्थ सेंटेंस यानी कि राम ड्रिंक्स मिल्क, कि राम दूध पीता है। इसमें राम वाक्य का सब्जेक्ट है, ड्रिंक्स वाक्य की वर्ब है और मिल्क वाक्य का ऑब्जेक्ट है। तो इसका भी सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह हमारा फिफ्थ वाक्य है रजनी गेव मी ए बुक, कि रजनी ने मुझे एक किताब दी। तो रजनी वाक्य का सब्जेक्ट है, गेव वाक्य की वर्ब है, मी वाक्य का ऑब्जेक्ट है और ए बुक भी वाक्य का ऑब्जेक्ट है। दोस्तों गेव डाई ट्रांसिटिव वर्ब होती है। इसको अपना वाक्य कंप्लीट करने के लिए दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। पहला तो ऑब्जेक्ट वो होता है जो वस्तु दी जाती है और दूसरा ऑब्जेक्ट वो होता है जिस व्यक्ति को वो वस्तु दी गई है। तो जो हमारा मी है ये वो व्यक्ति है जिसको बुक दी गई है, यानी इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जिसको वस्तु दी जाती है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो वस्तु दी गई है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। तो इसलिए इस वाक्य का सिंटैक्स यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही हुआ। और इन वाक्यों में जितने भी वर्ब्स आई हैं वो सारे ट्रांसिटिव हैं और ये बिना ऑब्जेक्ट के अपना वाक्य कंप्लीट नहीं कर सकती। दोस्तों अगर आपको वाक्य में आए ऑब्जेक्ट को पहचानना है, उसका पता लगाना है, तो आपको व्हाट और हुम के साथ क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर आपको व्हाट के साथ क्वेश्चन करने पर कोई आंसर मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट या तो कोई नॉन लिविंग थिंग्स होगा या कोई एनिमल होगा। अगर आप हुम के साथ क्वेश्चन करते हैं और आपको कोई आंसर मिलता है ऑब्जेक्ट के रूप में तो वो आंसर एक व्यक्ति यानी कि पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए
इन्हीं बातों को एक बार एग्जाम्पल्स में समझते हैं। हमारा पहला जो सेंटेंस है वो है ही प्लेज फुटबॉल, कि वह फुटबॉल खेलता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट डज ही प्ले, कि वह क्या खेलता है। तो हमें आंसर मिलेगा फुटबॉल, जो वाक्य का ऑब्जेक्ट है। हमारा दूसरा सेंटेंस है शी कट्स एन एप्पल, कि वह एक सेब काटती है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट डज शी कट, कि वह क्या काटती है। तो हमें आंसर मिलेगा एन एप्पल। हमारा तीसरा सेंटेंस है ही चीटेड हिज फ्रेंड्स, कि उसने अपने दोस्तों को धोखा दिया। तो हम यहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं whom डिड ही चीट, कि उसने किनको धोखा दिया। उसने अपने दोस्तों को धोखा दिया है, हिज फ्रेंड्स। हमारा फोर्थ सेंटेंस है राम ड्रिंक्स मिल्क, कि राम दूध पीता है। तो हम यहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट डज राम ड्रिंक, कि राम क्या पीता है। और हमें आंसर मिलेगा मिल्क, जो कि वाक्य का ऑब्जेक्ट है। इसी तरह दोस्तों हमारे फिफ्थ सेंटेंस में हम दो तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, जिससे हमें दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे। पहले तो हम पूछ सकते हैं कि व्हाट डिड रजनी गेव मी, कि रजनी ने मुझे क्या दिया। तो आंसर आएगा ए बुक, जो कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ कि whom डिड रजनी गिव ए बुक, कि रजनी ने एक किताब किसको दी थी। तो आंसर आएगा मी, यानी कि मुझे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट वाक्य में आए उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि को दर्शाता है जिस पर वाक्य में आई क्रिया का प्रभाव पड़ता है। और जो वर्ब्स अपना वाक्य का अर्थ कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट का सहारा लेती हैं, यानी जिनको अपना वाक्य का अर्थ कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उन वर्ब्स को हम ट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं। कुछ वर्ब्स इंग्लिश में ऐसी भी होती हैं जो डुअल नेचर की होती हैं, जो ट्रांसिटिव भी होती हैं और इंट्रांसिटिव भी होती हैं। जैसे कि हमारी पहली वर्ब प्ले है। अगर हम यह कहें ही प्लेज, वह खेलता है, तो भी वाक्य कंप्लीट है। लेकिन हम यह कहें ही प्लेज फुटबॉल, कि वह फुटबॉल खेलता है, तो भी वाक्य कंप्लीट है। डिपेंड करता है कि हम सामने वाले को क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, हम वैसे वाक्य बना सकते हैं। लेकिन सभी वर्ब्स ऐसी नहीं होती। जैसे कि हमारी दूसरी जो वर्ब्स है कट्स, ये एक ट्रांसिटिव वर्ब है। इसको अगर हम बिना ऑब्जेक्ट के लिखेंगे तो इसका जो वाक्य का अर्थ होगा वो अधूरा ही रहेगा। शी कट्स, वह काटती है, तो क्या काटती है, व्हाट डज शी कट, तो ये वाक्य अधूरा है, यह पूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो तीसरी बात दोस्तों कि अगर हमें वाक्य में यह पता लगाना है कि वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है, तो हमें व्हाट और whom के साथ क्वेश्चन
करने पड़ेंगे, यानी क्या और किसको के साथ क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और तब जो हमें आंसर मिलेगा वो वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा। अगर हम व्हाट के साथ क्वेश्चन करते हैं और तब हमें ऑब्जेक्ट मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट या तो नॉन लिविंग थिंग्स होगा या किसी एनिमल को रिप्रेजेंट करेगा, दर्शाएगा। अगर हम होम के साथ क्वेश्चन करते हैं और तब हमें कुछ आंसर मिलता है तो वो आंसर एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि एक पर्सन को। चलिए, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लीमेंट को। व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which add essential information about subject और object in a sentence। दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट वो शब्द या शब्दों का समूह होता है जो कि वाक्य में आए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को ऐड करता है, यानी कि जोड़ता है। बिना इस जानकारी के जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में वाक्य में दी जा रही है, वाक्य कंप्लीट नहीं होता। एक्चुअल में यह जो जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में वाक्य में जोड़ी जाती है, यह वाक्य को कंप्लीट करने के लिए ही जोड़ी जाती है। चलिए, हम कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब हम कॉम्प्लीमेंट के साथ वाक्य बनाते हैं तब हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी कि सिंटैक्स कुछ इस प्रकार होता है। अगर वाक्य में हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जोड़ रहे हैं, यानी कि वो कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है, तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। और जो वर्ब कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट के साथ जोड़ती है वो लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। दूसरा, अगर कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो, तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। चलिए, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे हमने कुछ वाक्य यहाँ पर लिए हैं। हमारा पहला वाक्य है ही इज ए टीचर, कि वह एक टीचर है। यहाँ पर ए टीचर कौन है? वाक्य का सब्जेक्ट ही, यानी कि यहाँ पर वाक्य के सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी गई है। ही वाक्य का सब्जेक्ट है, इज वाक्य की वर्ब है और ए टीचर वाक्य का कॉम्प्लीमेंट है। तो हमारा जो सिंटैक्स बना वो बना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि यहाँ ए टीचर वाक्य के सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है तो यह एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह हमारा दूसरा वाक्य है शी लुक्स ब्यूटीफुल, कि वह सुंदर दिखती है। तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुल कौन है? शी, कोई लड़की, जो कि वाक्य की सब्जेक्ट है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये वाक्य के सब्जेक्ट शी के बारे में जानकारी दे रहा है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। और वाक्य का जो सिंटैक्स यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ब्यूटीफुल यहाँ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है।
इसी तरह हमारा तीसरा वाक्य है, तान्या सीम्स नर्वस, कि जो तान्या है वो घबराई हुई दिखती है। तो घबराई हुई कौन दिखती है? तान्या। तो यहाँ पर जो नर्वस वर्ड है वो किसके बारे में जानकारी दे रहा है? तान्या के बारे में। और तान्या कौन है? वो वर्ब की सब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पर जो नर्वस है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। और यह है तान्या जो कि लड़की है उसके बारे में जानकारी दे रहा है। तान्या यहाँ सेंटेंस की सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर नर्वस एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह हमारा फोर्थ सेंटेंस है, एन एप्पल इज ए फ्रूट, कि सेब एक फल है। तो यहां पर ए फ्रूट किसके बारे में जानकारी दे रहा है? एन एप्पल के बारे में, कि फ्रूट कौन है? एन एप्पल। तो यहां पर जो ए फ्रूट है वो भी एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। और इसका भी सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों, जो वर्ब सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट के साथ जोड़ती हैं वो वर्ब्स लिंकिंग वर्ब्स कहलाती हैं। हमारे पहले 4 वाक्यों में जो वर्ब्स आई है, इज, लुक, सीम और इज, ये चारों लिंकिंग वर्ब हैं। ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को वाक्य के सब्जेक्ट के साथ जोड़ने का काम कर रही हैं। अब हम अपना 5th वाक्य यानी कि 5वां सेंटेंस देखते हैं। शी मेड मी स्माइल, कि उसने मुझे हंसाया। तो यहाँ पर शी वाक्य की सब्जेक्ट है, मेड वाक्य की वर्ब है, मी वाक्य का ऑब्जेक्ट है, और ये स्माइल जो है ये कॉम्प्लीमेंट है। और ये किसके बारे में जानकारी दे रहा है? मी के बारे में। किसको हंसाया गया? मी, जो वाक्य का ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों यहां पर स्माइल ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, तो इसलिए इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट, शी जो सब्जेक्ट है, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह हमारा 6th सेंटेंस, माई टीचर सिलेक्टेड मी क्लास मॉनिटर, कि मेरे अध्यापक ने मुझे क्लास मॉनिटर चुना था। तो यानी कि यहाँ पर जो माई टीचर है वो वाक्य का सब्जेक्ट है, सिलेक्टेड वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है और क्लास मॉनिटर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है जो मी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पर क्लास मॉनिटर कौन है? वो मी है। तो इसका भी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट वो शब्द या शब्दों का समूह होता है जो वाक्य में आए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण यानी एसेंशियल इंफॉर्मेशन देता है।
और बिना इस इंफॉर्मेशन के वाक्य कंप्लीट नहीं होता। जैसे कि हमारा पहला वाक्य था, ही इज ए टीचर, कि वह एक अध्यापक है। अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं ही इज, इसके वाक्य के कॉम्प्लीमेंट को इसमें ऐड ना करूं, ए टीचर को ऐड ना करूं, तो हमारा वाक्य कंप्लीट नहीं होगा। ही इज हमारा वाक्य कंप्लीट नहीं है। हमें वाक्य कंप्लीट करने के लिए उसमें कॉम्प्लीमेंट को ऐड करना पड़ेगा। ही इज ए टीचर। इसी तरह हमारा एक और सेंटेंस था, एन एप्पल इज ए फ्रूट, कि जो सेब है वो एक फ्रूट है। अगर मैं लिखूं सिर्फ एन एप्पल इज, तो हमारा वाक्य इनकम्प्लीट है। हमें इसमें वो इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी जो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में दे रहा है, कि एन एप्पल इज ए फ्रूट। इसी तरह हमारा एक सेंटेंस था कि माई टीचर सिलेक्टेड मी क्लास मॉनिटर, कि मेरे जो टीचर है, मेरे अध्यापक ने मुझे क्लास का मॉनिटर चुना था। अगर मैं इतना लिखूं कि माई क्लास टीचर सिलेक्टेड मी, तो सिलेक्टेड किस लिए सिलेक्ट किया, यहाँ पर अभी वाक्य अधूरा है। यह नहीं पता कि सिलेक्टेड में क्या सिलेक्ट किया, यहाँ पर यह पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को ऐड करना पड़ेगा ताकि वाक्य कंप्लीट हो सके और पूर्ण वाक्य होगा, माई टीचर सिलेक्टेड मी क्लास मॉनिटर। तो दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं ये वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। वो ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिनके बिना वाक्य कंप्लीट नहीं हो सकता।